पिछली क्लास में आप लोगों को ऋग वैदिक कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताया था। आज आप लोगों को उत्तर वैदिक कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताएंगे। आप लोगों को पढ़ा रहा था मैं वैदिक कालीन सभ्यता या वैदिक सभ्यता। तो लिख लेते हैं उत्तर वैदिक कालीन प्रशासनिक व्यवस्था या उत्तर वैदिक काल की प्रशासनिक व्यवस्था। कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। तो उत्तर वैदिक काल की प्रशासनिक व्यवस्था में राजा की शक्ति में वृद्धि हो गई। पहले राजा था, जो उसके साथ संस्थाएं होती थी वो उसको परामर्श देती थी, उसके हिसाब से वो काम करता था। वो अपने ही लोगों के बीच रहता था वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, राज्य का विस्तार होने लगा। जनजातीय शासन की जगह स्थानीय जो अस्थायी राज्य थे उनका विकास हुआ और केंद्रीय प्रशासन भी मजबूत हुआ। लिख लेते हैं इसको। उत्तर वैदिक काल की प्रशासनिक व्यवस्था में पृष्ठभूमि जो है, उत्तर वैदिक काल की प्रशासनिक व्यवस्था में राजा की शक्ति में राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, राज्य का विस्तार हुआ। राज्य का विस्तार हुआ। राज्य का विस्तार हुआ और जनजातीय शासन की जगह जनजातीय शासन की जगह स्थायी राज्यों का विकास हुआ। स्थायी राज्यों का विकास हुआ। स्थायी राज्यों का विकास होता है जिसमें केंद्रीय प्रशासन मजबूत हुआ, जिससे केंद्रीय प्रशासन मजबूत हुआ। जब स्थायी राज्य बन गए तो जो वहाँ का प्रशासन था देखना तो भी मजबूत हुआ, अच्छे ढंग से उसका भी विस्तार हुआ। अब राजा के बारे में देख लेते हैं। तो जो उत्तर वैदिक काल था उसमें राजा की शक्ति में वृद्धि हुआ या इस शक्ति में विस्तार हुआ और राजा पद वंशानुगत हो गया। पहले वंशानुगत नहीं था, लोगों के द्वारा उसको हटाया जा सकता था। अब वंशानुगत हो गया, यानी राजा का लड़का राजा बनेगा। राजा अपनी शक्ति सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ करवाता था, जैसे राजसूय यज्ञ राज्य अभिषेक के समय होता था, अश्वमेध यज्ञ क्षेत्र विस्तार के लिए किया जाता था, और उपाधियाँ उसने धारण करना, राजा जो था वो उपाधियाँ धारण करना स्टार्ट किया। सम्राट, एकराट, विराट, अनेक प्रकार की उपाधियों धारण करता था। तो लिख लेते हैं इस काल में राजा की शक्ति में राजा की शक्ति में विस्तार हुआ। इस काल में
राजा की शक्ति में विस्तार हुआ और राजा पद वंशानुगत हो गया। और राजा पद वंशानुगत हो गया। अच्छा, ऋग्वैदिक काल में राजा का लड़का जो राजा बनता था, मुखिया जो होता था, उसका लड़का बनाया जाता था, लेकिन ये जरूरी नहीं था। लेकिन अब इसमें निश्चित हो गया कि अब राजा का लड़का ही राजा बनेगा। राजा अपनी शक्ति सिद्ध करने के लिए, राजा अपनी शक्ति सिद्ध करने के लिए राजा अपनी शक्ति सिद्ध करने के लिए राजसूय यज्ञ, राजसूय ये कब होता था? राज्याभिषेक के समय, राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ और अश्वमेध क्षेत्र विस्तार के लिए होता था। क्षेत्र विस्तार, अश्वमेध यज्ञ करते थे। और सम्राट, एकराट, विराट जैसी और सम्राट, विराट, एकराट जैसी उपाधियां धारण करते थे। तो उपाधियां भी धारण करने लगा। राजा को अनेक अधिकारियों की सहायता मिलती थी। राजा को अनेक अधिकारियों की सहायता मिलती थी। राजा को अनेक अधिकारियों की सहायता मिलती थी, जिन्हें रत्निन कहा जाता था। जिन्हें रत्निन, रत्न यानी ये 12 होते थे। इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 12। तो रत्निन, जिन्हें रत्निन कहा जाता था। तो रत्निन कौन होते थे? जो उनको, राजा को सहायता देते थे प्रशासन में। इसमें मुख्य रूप से सचिव, अब रत्निन में कौन से होते थे? इसमें मुख्य रूप से सचिव, जिसे मंत्री कहा जाता था, मंत्री, मुख्य रूप से सचिव, संग्रह, संग्रह कोषाध्यक्ष होता था, संग्रही। और सूत, सूत कौन होता था? सारथी, जो रथ हाँकता था, सूत, सारथी। सूत, सारथी और भगदुग्ध, भगदुग्ध ये क्या था? ये कर संग्रह करता था, कर संग्रह करता थे। ये 12 रत्निन में अधिकारी थे, कुछ उनके नाम दे रखे हैं। अब उसके बाद आती है सभा और समिति, जो संस्थाएं थी प्रशासनिक। तो सभा और समिति, सभा और
समिति। तो इस काल में विदत का अस्तित्व समाप्त हो गया था, यानी उत्तर वैदिक काल में विदत का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया था, लेकिन सभा और समिति का अस्तित्व अभी भी बना था। इस काल में विदत का अस्तित्व समाप्त हो गया था, लेकिन सभा और समिति का इस काल में यानी उत्तर वैदिक काल में विदत का अस्तित्व समाप्त हो गया था, लेकिन सभा और समिति का अस्तित्व बना रहा, अभी भी था। अस्तित्व अभी भी था। सभा और समिति का महत्व घट गया था। सभा समिति थी जरूर, लेकिन उनका महत्व घट गया था। सभा और समिति का महत्व घट गया था। तो सभा और समिति का महत्व घट गया था। इनका स्थान बड़े राज्यों के गठन ने ले लिया। इनका स्थान बड़े राज्यों के गठन ने ले लिया। इनका स्थान बड़े राज्यों के गठन ने ले लिया, जहां कुलीनों और ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ गया। जहां कुलीनों और ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया। जो अमीर थे या अच्छे कुल, कुलीन का मतलब अच्छे कुल से, तो अमीर थे और ब्राह्मण थे, उन लोगों का महत्व यहाँ बढ़ जाता है और सभा और समिति का महत्व घट जाता है। महिलाओं को अब इन सभाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। ऋग्वैदिक कालीन में महिलाएं भी सभा समिति में भाग लेती थी, लेकिन इसमें महिलाओं को अब भाग लेने से रोक दिया गया। महिलाओं को इसमें भाग लेने से या भाग लेने की अनुमति नहीं थी। अनुमति नहीं थी। भाग लेने की अनुमति नहीं थी महिलाओं को सभा और समिति में। तो ये सभा और समिति हो गई। अब जनपदों का विकास और राष्ट्र का उदय। जनपदों का विकास और राष्ट्र का उदय। तो जनपदों का विकास और राष्ट्र का उदय जो था, उसमें जनजातियां जो उस टाइम की थी अब छोटे छोटे राज्यों में विकसित हो गई थी। जो पहले की जनजातियां थी, समूह था, एक परिवार था, वो छोटे छोटे राज्यों में विकसित हो गया था, जिन्हें जनपद कहा जा गया। जो उत्तर वैदिक काल में जो छोटे छोटे राज्य थे उनको क्या कहा गया? जनपद कहा गया। इन जनपदों के बीच जो क्षेत्रों को लेकर आपस में युद्ध होते रहते थे, यानी जो जनपद छोटे छोटे राज्य बने, इनको आपस में युद्ध होते रहते थे। पहली बार राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ, जिसका अर्थ एक निश्चित क्षेत्र से था। तभी राष्ट्र का शब्द का उदय हुआ, जिसका प्रयोग किया था कि ये इतना क्षेत्र निश्चित क्षेत्र है, इसको वो राष्ट्र बोलते थे। ठीक, तो लिख लेते हैं। जनजातियां अब छोटे छोटे
जनजातियां अब छोटे छोटे जनजातियां अब छोटे छोटे राज्यों में विकसित हो गई, राज्यों में विकसित हो गई। जनजातियां अब छोटे छोटे राज्यों में विकसित हो गई और जिन्हें जनपद कहते थे, जिन्हें जनपद कहते थे, जिन्हें जनपद। तो यहाँ जनजातियाँ से इससे पहले अगर आप लिखना चाहें तो इस काल में या उत्तर वैदिक काल में जनजातियाँ अब छोटे छोटे राज्यों में विकसित हो गई, जिन्हें जनपद कहा जाता था या कहते थे। जो तुम्हारे जनपद थे, इसमें इन जनपदों के बीच आपस में युद्ध होते थे और पहली बार जो है राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक निश्चित क्षेत्र। तो लिख लेते हैं, इन जनपदों के बीच आपस में युद्ध होते थे। राष्ट्र शब्द का उदय इस काल में हुआ, जिसका अर्थ है एक निश्चित क्षेत्र से। निश्चित क्षेत्र से है। तो राष्ट्र का उदय इस काल में, राष्ट्र शब्द का उदय इस काल में हुआ, जिसका अर्थ है एक निश्चित क्षेत्र। जो एक निश्चित भूभाग होता था उसको राष्ट्र कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में। कर संग्रह का अधिकार देखिए, कर संग्रह का अधिकार। देखो ऋग वैदिक काल में स्वेच्छा से दिया जाता था कर, उससे जो लोग थे वो अपनी स्वेच्छा से जो देते थे उसी से वो राजा का खर्चा चलता था या प्रमुख का खर्चा चलता था। तो कर संग्रह का अधिकार, अब राजा को अभी बताया हमने कि जो जनता के द्वारा स्वेच्छा से दिया जाता था, राजा या प्रमुख जो है उसी से अपना खर्चा चलाता था। लेकिन अब जब राजा की शक्ति बढ़ गई तो उसको कर संग्रह का अधिकार भी हो गया, क्योंकि उसको प्रशासन करना था, क्षेत्र पर नियंत्रण करना था, तो वो जनता से अब कर लेने लगा। तो इस काल में राजा को, इस काल में राजा को कर वसूलने, इस काल में राजा को कर वसूलने का अधिकार था। कर वसूलने का अधिकार था जो पहले लोगों के द्वारा स्वेच्छा से दिया जाता था, जो पहले लोगों के द्वारा स्वेच्छा से दिया जाता था, द्वारा
स्वेच्छा से दिया जाता था, जो पहले लोगों के द्वारा स्वेच्छा से दिया जाता था, जिसमें अब कर व्यवस्था स्थापित हो गई, जिससे अब कर व्यवस्था स्थापित हो गई। तो अब जब उस राजा को कर वसूलने का अधिकार हुआ तो एक कर व्यवस्था भी स्थापित हो गई थी। अब उसके बाद देखते हैं सैन्य व्यवस्था। तो सैन्य व्यवस्था में सैन्य व्यवस्था, अब युद्धों की अधिकता के कारण भाई क्षेत्र जब बन गए तो अक्सर झगड़े होने लगे क्षेत्र को लेकर। तो युद्धों की अधिकता के कारण राजाओं को अपनी सैन्य व्यवस्था को व्यवस्थित करना पड़ा। पहले नहीं था, उन्हीं लोगों मिलके अपना जब कोई लड़ाई झगड़ा होता था तो उसको सॉल्व करते थे या वो उसमें भाग लेते थे। लेकिन अब एक प्रकार से सेना रखी जाने लगी। तो एक विशेष प्रकार की सेना जैसे आज है उस हिसाब से नहीं भी थी उत्तर वैदिक काल में भी, लेकिन एक प्रकार से कह सकते हैं हम कि एक सैन्य व्यवस्था थी कि कुछ लड़ाकू लोग थे। युद्धों की अधिकता के कारण राजाओं को अपनी सैन्य व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। परिणाम स्वरूप इस काल में एक सुव्यवस्थित सैन्य संरचना का उदय होता है। तो लिख लेते हैं सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था युद्धों की अधिकता के कारण, युद्धों की अधिकता के कारण, युद्धों की अधिकता के कारण राजा को अपनी सैन्य व्यवस्था को, राजा को अपनी सैन्य व्यवस्था, राजा को अपनी सैन्य व्यवस्था सुव्यवस्थित या व्यवस्थित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। व्यवस्थित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। परिणाम स्वरूप इस काल में एक व्यवस्थित, परिणाम स्वरूप इस काल में एक व्यवस्थित सैन्य संरचना का उदय हुआ। सैन्य संरचना का उदय हुआ। तो सैन्य संरचना का उदय कब होता है? उत्तर वैदिक काल में मिलता है। अब जो है ये आपका समाप्त हो गया उत्तर वैदिक कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। अब हमने अभी राजसूय यज्ञ जो राजा अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए या शक्ति प्राप्त दैवित्व को स्थापित करने के लिए तो वो करता था, तो उनको हम देख लेते हैं। महायज्ञ कितने थे? 4 महायज्ञ थे। तो लिख लेते हैं महायज्ञ। महायज्ञ, महायज्ञों में पहला कौन सा है? थोड़ा लिख लेते हैं। महायज्ञ के संपादन में 17 पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। महायज्ञों के संपादन में, यानी जो उनको संपादित किया जाता था महायज्ञ, तो उसमें 17 पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। 17
पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। कितने पुरोहित की आवश्यकता होती थी? 17। अब पहला है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ ये राज्याभिषेक के समय होता था। राज्य अभिषेक के समय, राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ होता था? राजसूय यज्ञ। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। इसका यानी राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। इसमें राजा राजकीय वस्त्र पहनकर क्या होता था? इसमें राजा राजकीय वस्त्र पहनकर, राजा राजकीय वस्त्र पहनकर पुरोहित से धनुष बाण लेकर, पुरोहित से धनुष बाण लेकर स्वयं को राजा घोषित करता था। तो इसमें अनुष्ठान होते थे। जो पुरोहित होता था यानी जो पंडित होता था उससे धनुष बाण राजा को दिया जाता था, उसके द्वारा धनुष बाण दिया जाता था राजा को, और उसका सार्वजनिक रूप से वो अपने आप को राजा घोषित करता था। ये लगभग 1 वर्ष तक चलता था इस शुरुआत में। उसके बाद इसका समय घट गया, लगभग 1 ही दिन में अनुष्ठान हो जाते थे। अब उसके बाद आता है वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ, तो जो वाजपेय यज्ञ है या वाजपेय है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है शक्ति को पाना, यानी शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाता था। उसमें शक्ति प्रदर्शन होता था, अनेक प्रकार से राजा को शक्ति प्रदर्शित करना होता था। तरह तरह के खेल इसमें निश्चित किए जाते थे, कुछ टारगेट दिए जाते थे। तो लिख लेते हैं वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ का या वाजपेय का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ शक्ति पाना है। वाजपेय का शाब्दिक अर्थ है शक्ति को पाना है। शक्ति को पाना है। यह शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए, यह शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए, प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ था। किया जाने वाला यज्ञ था। यह 17 दिनों तक चलता था। कितने दिनों तक चलता था? 17 दिनों तक चलता था। अब उसके बाद आता है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, तो अश्वमेध यज्ञ का शाब्दिक अर्थ होता है घोड़े की बल से। अश्वमेध यज्ञ
का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है घोड़े, मेध लिख लीजिए, अश्वमेघ नहीं मेध, घोड़े की बलि। घोड़े की बलि है। इसमें 1 वर्ष के लिए घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। तो जो अश्वमेध यज्ञ होता था उसमें एक घोड़ा अनुष्ठानों के माध्यम से रखा जाता था और उसको सजाया जाता था। उसके साथ सैनिक 400 या 500 इस हिसाब से उसके साथ सैनिक चलते थे और उसको छोड़ा जाता था। और जहाँ जहाँ तक जाता था, जिस राज्य में जाता था, तो या तो फिर उस राज्य के द्वारा उसको चुनौती दी जाती थी और वो घोड़ा अगर पकड़ लेता था तो चुनौती स्वीकार करता था या भेंट देकर या अधीनता स्वीकार करके आगे बढ़ जाता था। तो इसी तरह वो विचरण 1 साल तक करता रहता था। जब 1 साल पूर्ण हो जाता था तो उस घोड़े को लाया जाता था और फिर उसकी बलि दे दी जाती थी। तो अश्वमेध यज्ञ का शाब्दिक अर्थ है घोड़े की बलि है। 1 वर्ष के लिए, इसमें 1 वर्ष के लिए घोड़े को स्वतंत्र, इसमें 1 वर्ष के लिए घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ा जाता था। स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ा जाता था और विचरण करने वाले और विचरण करने वाले संपूर्ण भूभाग पर, जहाँ तक वो घूम के लौट आता था, उस संपूर्ण भूभाग पर राजा का आधिपत्य समझ लिया जाता था। राजा का आधिपत्य समझ लिया जाता था। तो किसका आधिपत्य समझ लिया जाता था? राजा का आधिपत्य समझ लिया जाता था, जहाँ से वो घूम के आता था। अंत में घोड़े को राजधानी लाकर बलि दे दी जाती थी। अंत में घोड़े को राजधानी लाकर बलि दे दी जाती थी। अब उसके बाद आता है अग्नि अष्टोम यज्ञ। अग्नि अष्टोम यज्ञ यह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। यह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। तो देवताओं को खुश करने के लिए कौन सा यज्ञ होता था? अग्निष्टोम यज्ञ होता था। यह 1 दिन चलता था। इसमें सोमरस पिया जाता था। यह 1 दिन चलता था। इसमें सोम रस पिया जाता था। तो सोम रस का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। इसमें जो राजा होता था यानी पति पत्नी, उसको सात्विक जो इसमें अनुष्ठान करवाता था, उसको 1 साल पहले से सात्विक के रूप में रहना पड़ता था, यानी साधु के रूप में रहना पड़ता था। एक प्रकार से सात्विक अर्थ साधु, यानी जो
गृहस्थ जीवन है उसको नहीं जिया जाता था। तो ये आपके महायज्ञ हो गए। आपका वैदिक सभ्यता आज समाप्त हो रहा है। अब इसके अगले क्लास में आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।